स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट CS 303 यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग की सेकेंड यूनिट का टॉपिक फाइल सिस्टम। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि यूनिक्स का आर्किटेक्चर क्या होता है, यूनिक्स के फीचर्स कौन कौन से होते हैं और कमांड स्ट्रक्चर क्या होता है कि कमांड्स को किस तरह से दिया जाता है या क्या उसका सिंटेक्स रहता है और वो किस तरह से इंटरप्रेट की जाती है शेल के द्वारा। अब जो यूनिट है वो है हमारी फाइल सिस्टम। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे फाइल सिस्टम का कि फाइल सिस्टम क्या होती है, किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है और किस तरह का जो डेटा है वो स्टोर रहता है हमारा फाइल सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी डिस्कस किया था कि यूनिक्स जो है उसका एक फीचर है वो ये है कि वो हियरार्किकल फाइल सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से हियरार्किकल फाइल सिस्टम को फॉलो करता है और क्या क्या फाइल्स होती हैं उसके अंदर। तो यूनिक्स फाइल सिस्टम जो है वो एक लॉजिकल मेथड है organize and storing large amount of information in a way that it make it easy to manage। इसका मतलब ये है कि यूनिक्स का जो फाइल सिस्टम है वो एक लॉजिकल मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा जो स्टोर हुआ है या इंफॉर्मेशन जो स्टोर हुई है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम उस पर बहुत इजीली वर्क कर सकें और उसको मैनेज कर पाएं। ठीक है, अब फाइल जो होती है यूनिक्स के अंदर वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसके अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। देखो नॉर्मली जैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर देखते हैं कि फोल्डर्स होते हैं, उसके बाद में सब फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, सब फोल्डर्स के अंदर भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, फाइल रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो डेटा है जितना भी वो हमारा किस में ऑर्गेनाइज है, फाइल के अंदर। ये यूनिक्स फाइल सिस्टम का वो है कंसेप्ट कि जितना भी डेटा है यूनिक्स के अंदर वो ऑर्गेनाइज रहता है फाइल्स की फॉर्म के अंदर। इवन यूनिक्स फाइल सिस्टम के अंदर हम हर चीज को फाइल की फॉर्म में ही डिनोट करते हैं। इवन मतलब जो डायरेक्टरीज होती हैं वो भी एक तरह से यूनिक्स फाइल सिस्टम के द्वारा एज अ फाइल ही ट्रीट की जाती है। ठीक है, लेकिन इसको बेटर वे में लॉजिकली समझने के लिए हम क्या समझ रहे हैं कि जो डेटा है यूनिक्स के अंदर वो हमारा फाइल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहेगा। अब जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारी ऑर्गेनाइज रहती हैं डायरेक्टरीज के अंदर और ये डायरेक्टरीज जो होती है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये क्या था, डेटा फाइल्स थी या डेटा था जो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर है। अब इन फाइल्स को कंबाइन करके यहाँ पे हमने डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, सॉरी सब डायरेक्टरी बनी, फिर इस सब डायरेक्टरी की एक डायरेक्टरी बनी, फिर ये डायरेक्टरीज बनी, फिर ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं। ये सारी ऑर्गेनाइज है इस तरह से कि ये एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। करेक्ट, ये एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर है कि ये एक रूट है और इससे इसके बहुत सारी टहनियाँ निकल रही हैं। तो डायरेक्टरीज जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज रहती हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर में और इसी को यूनिक्स फाइल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब यूनिक्स फाइल सिस्टम जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, मल्टी लेवल हियरार्की के अंदर। ठीक है, जो कि एक ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब इस ट्री के अंदर आप देखोगे कि जो सबसे टॉप पे है वो हमारा क्या है, रूट। मतलब कि जो भी डायरेक्टरी टॉप पे रहेगी हमारी उसको हम रूट कहते हैं और वो रिप्रेजेंट होती है स्लैश से। ठीक है, अगर कहीं पे भी स्लैश लिखा हुआ है यूनिक्स फाइल सिस्टम के लिए, स्लैश को डिनोट किया गया है, तो इसका मतलब कि जो टॉप डायरेक्टरी है, जो रूट डायरेक्टरी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में बिन हो गया, डीईवी हो गया, ईटीसी हो गया, होम हो गया, लिब हो गया, माउंट, एसबीएन, टैम्प, यूजर, ये सारी इसकी सब डायरेक्टरीज हो गई क्योंकि इस डायरेक्टरी के लिए तो ये सारी सब डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, और इनके लिए
ये डायरेक्टरीज हैं। तो जो टॉप होता है डायरेक्टरी का उसको हम रूट से डिनोट रूट मानते हैं, और उस रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश के द्वारा। बाकी सारी जो फाइल्स होंगी वो डिसिडेंट होंगी, मतलब कि इसके चाइल्ड होंगे रूट के। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन डायरेक्टरीज और जो फाइल्स हमने देखी है यहाँ पे, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्लैश क्या है? स्लैश कैरेक्टर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रूट ऑफ द फाइल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। बिन, स्लैश बिन, स्लैश बिन जो है उसकी फुल बिन स्टैंड्स फॉर बाइनरी। ठीक है, अब इस बाइनरी जो फाइल है इसके अंदर फंडामेंटल यूटिलिटीज जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फंडामेंटल यूटिलिटीज का मतलब है कि ऐसे प्रोसेसेस जो यूजर के द्वारा बहुत जनरली यूज किए जाते हैं, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। जैसे एलएस कमांड या सीपी कमांड है, मतलब कॉपी करने का कमांड है या फिर फाइल्स को देखने का कमांड है। ये बहुत ही बेसिक कमांड है जो यूजर को जनरली हर वक्त मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो बाइनरी जो बिन है ये फंडामेंटल यूटिलिटी की जो फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करके रखता है। उसके बाद में है बूट, स्लैश बूट। स्लैश बूट जो है वो क्या करता है कि जैसे हमारा बूटिंग प्रोसेस होता है, हमारा सिस्टम एक्चुअल में स्टार्ट होता है और हम पावर का जो स्विच है वो ऑन करते हैं, उसके बीच में हमें पता है कि प्रोसेसिंग रहती है, बूटिंग प्रोसेसिंग चल रही है। बूटिंग प्रोसेसिंग के टाइम पे हमें ये भी पता है कि बहुत सारी फाइल्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं बायोस को। ठीक है, तो वो जो फाइल्स होती हैं रिक्वायर्ड होंगी बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे, वो हमारी स्टोर रहती हैं स्लैश बूट के अंदर। ठीक है, इसी तरह से स्लैश डीईवी है। स्लैश डीवी का मतलब है डिवाइस। डीईवी स्टैंड्स फॉर डिवाइसेस, कि जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हमने कनेक्ट किया है, उन के लिए जो भी ड्राइवर्स हो गए, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो गई, वो हमारी स्टोर रहेगी स्लैश डीईवी फोल्डर के अंदर। इसके अलावा स्लैश ईटीसी है। स्लैश ईटीसी जो है वो स्टोर करके रखता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को या फिर डेटाबेस से रिलेटेड फाइल्स को। इसी तरह से स्लैश होम डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरीज जो है वो यूज़र के लिए जो होम डायरेक्टरीज हैं उनको स्टोर करके रखता है, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी उसको स्टोर करके रखेगा। इसी तरह से स्लैश लिब है। लिब स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरी। ठीक है, तो जो सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं या डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, कुछ क्रिटिकल फाइल्स जो होती हैं, कर्नल मॉड्यूल से रिलेटेड जो फाइल्स होंगी वो सारी हमारी रहेगी लाइब्रेरी के अंदर। देखो, जैसे नॉर्मली हम बात करें कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम रन कर रहे हैं तो हमें पता है कि उसकी भी एक लाइब्रेरी होती है। अब बेसिकली लाइब्रेरी के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जिनका कोड हमें लिखना नहीं पड़ रहा है, उन फंक्शंस को हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी से एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी लाइब्रेरी का सेम फॉर्म है। डिवाइस ड्राइवर्स हो गए या फिर कर्नल मॉड्यूल्स हो गए या जो क्रिटिकल फाइल्स हैं, ठीक है, वो सारी हमारी सिस्टम लाइब्रेरीज के अंदर रहती है। इसके बाद है स्लैश एमएनटी। एमएनटी की फुल फॉर्म है माउंट। ये बेसिकली फाइल सिस्टम के माउंट पॉइंट्स को कंटेन करता है। देखो, जब भी हम कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर है या एक्सटर्नल डिवाइस को हम ऐड करते हैं अपने सिस्टम के साथ, तो हमें उसका एक माउंट पॉइंट क्रिएट करना पड़ता है कि उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ रहेगी, मतलब उसका डिफ़ॉल्ट सिस्टम कहाँ रहेगा। तो माउंट जो है वो क्या करता है, फाइल सिस्टम के माउंट पॉइंट्स को कंटेन करता है कि कहाँ कहाँ पे किसका कौन सा माउंट पॉइंट है। ठीक है, स्लैश प्रॉप। स्लैश प्रॉप क्या करता है कि जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस का मतलब कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो जो भी प्रोसेसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन को शो करता है। ठीक है, कि कोई भी प्रोसेस अगर रनिंग में है या कोई भी प्रोसेस है, ठीक है,
उसकी इंफॉर्मेशन को ये फाइल सिस्टम में रखेगा, कहाँ पे, स्लैश प्रॉक में। इसी तरह से रूट है, स्लैश रूट है, देखो यहाँ पे सिर्फ स्लैश था जिसको हम रूट बोल रहे थे, और यहाँ पे स्लैश रूट है, ठीक है। तो ये जो स्लैश रूट है ये एक्चुअल में सुपर यूजर को सुपर यूजर की इंफॉर्मेशन बताता है कि ये एक तरह से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि मल्टी यूजर है, मतलब कि मल्टीपल यूजर्स एक सिस्टम पे काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक रूट यूजर तो होगा ही होगा हर सिस्टम का। वो रूट यूजर जो है वो सुपर यूजर कहलाता है, मतलब कि सुपर यूजर के पास जितने भी यूजर्स हैं, ठीक है, उन सबको कंट्रोल करने की पावर भी है। उसके साथ साथ अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं सिस्टम के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को जैसे चेंज करना है, या जो कुछ क्रिटिकल फाइल्स है उनको अपडेट करना है, चेंज करना है, ठीक है, तो इन सब के लिए जो हमारा मतलब कि सिस्टम को कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, उसको कौन मैनेज कर रहा है, तो वो मैनेज करने का काम जो है वो सुपर यूजर का होता है, जिसको सुपर यूजर या रूट भी कहा जाता है। तो ये जो स्लैश रूट है ये सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी होती है, ठीक है। इसी तरह से जैसे एक इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि फाइल है कोई, फाइल की परमिशन हमें चेंज करनी है, तो फाइल की परमिशन कौन चेंज कर सकता है, या तो ओनर चेंज कर सकता है उसका। उसके अलावा अगर किसी को फाइल की परमिशन चेंज करने की पावर है तो वो है सुपर यूजर के पास, ठीक है। मतलब कि सुपर यूजर जितने भी टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकता है, उसके पास हर एक चीज का, हर एक फाइल का एक्सेस है। लेकिन जो बाकी के यूजर्स हैं उनको सिर्फ अपनी अपनी डायरेक्टरी के अंदर एक्सेस अवेलेबल है। इसी तरह से स्लैश टेम्प जो है वो एक प्लेस है फॉर टेम्परेरी फाइल्स, कि जो भी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो हमारी स्लैश टेम्प डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं। जब भी हमारा सिस्टम स्टार्टअप होता है तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस डायरेक्टरी को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो जो टैम्प है वो हमारी टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा स्लैश यूएसआर। स्लैश यूजर जो है वो बेसिकली क्या करता है कि यूजर की होम डायरेक्टरीज के बारे में इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है, ठीक है, कि यूजर की होम डायरेक्टरीज क्या है। लेकिन अब इसका जो यूज है वो चेंज भी हो गया है। ये होम डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन तो क्या रखता है, ये उसके अलावा ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं या जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, लाइब्रेरी है, इसकी इंफॉर्मेशन भी स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा स्लैश यूजर स्लैश बिन। सी यहाँ पे स्लैश यूजर और स्लैश बिन का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो रूट है, रूट की डायरेक्टरी, रूट के अंदर एक डायरेक्टरी है स्लैश यूजर के नाम से, और स्लैश यूजर के अंदर भी एक डायरेक्टरी है स्लैश बिन के नाम से। सी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बिन पढ़ा हमने, डीईवी पढ़ा, ईटीसी पढ़ा, ठीक है, होम पढ़ा, लाइब्रेरी पढ़ा, माउंट पढ़ा, प्रॉप, रूट पढ़ा, ठीक है, टैम्प पढ़ा, एसबिन हम आगे पढ़ेंगे, और यूजर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस यूजर के अंदर वापस से एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर भी एक डायरेक्टरी है, ठीक है, तो वो इसकी सब डायरेक्टरी हो गई। तो ये जो डायरेक्टरी है मतलब स्लैश यूजर स्लैश बिन, हम इसको डायरेक्टरी ही बोलेंगे। अगर सिर्फ स्लैश बिन देखते हैं तो स्लैश बिन क्या है, एक तरह से डायरेक्टरी भी है जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, और इसके अलावा ये क्या है, यूजर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर भी एक सब डायरेक्टरी है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टरी होगी ये जो भी हमारे बिन के अंदर, मतलब बिन किसके लिए था, बाइनरी के लिए था, जो बाइनरी फाइल्स को स्टोर करता है। तो जितने भी बाइनरी प्रोग्राम्स होते हैं उनको स्टोर करके रखता है, जो हमारे स्लैश बिन के अंदर नहीं है, ठीक है। स्लैश बिन हो गया या स्लैश एस बिन हो गया या स्लैश ईटीसी हो गया, जो इन लाइब्रेरीज के अंदर बाइनरी प्रोग्राम्स नहीं है उन बाइनरी प्रोग्राम्स को ये स्टोर करता है, ठीक है। स्लैश यूजर स्लैश इंक्लूड,
ये जो हमारी फाइल है, जो डायरेक्टरी है, ये क्या करती है कि हेडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। जैसे हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर क्या करते हैं हम /include डायरेक्टरी को यूज करते हैं। जब भी हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं सी के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, जिसमें सबसे पहले हम #include यूज करते हैं कीवर्ड। ठीक है, अब #include क्या करता है, डायरेक्टिव है, मतलब एक प्री प्रोसेसर मेथड है। ठीक है, तो इस मेथड को यूज करके इसके साथ जब हम हेडर फाइल्स को यूज करते हैं, तो वो हेडर फाइल्स हमारी इंक्लूड हो जाती है। तो ये जो डायरेक्टरी है, ये उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है जो हमारी इस डायरेक्टरी के द्वारा यूज की जाती है सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह से /user/bin है। /user/bin क्या करेगा कि जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं और जो भी डेटा फाइल्स हैं प्रोग्राम्स के लिए, स्टोर करता है रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को और डेटा फाइल्स फॉर प्रोग्राम स्टोर विद इन /user। मतलब कि /user के अंदर जो भी लाइब्रेरीज स्टोर थी या जो डेटा फाइल्स स्टोर हैं, उनके लिए जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती है, मतलब कि जो भी डेटा प्रोग्राम्स इसके अंदर हैं, उनके लिए जो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगी, वो हमारी इसके अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद है /var जो है, इसकी फुल फॉर्म है वेरिएबल। ठीक है, जो भी फाइल्स ऑफनली चेंज हो रही है अपनी साइज के अंदर, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली उनकी साइज चेंज हो रही है, उन फाइल्स को हमारा इस डायरेक्टरी के अंदर प्लेस किया जाता है। उसके बाद है varlog। varlog जो क्या है, वो क्या करता है कि सिस्टम के लॉग फाइल्स जो है, लॉग फाइल का मतलब ये है कि यूजर ने लॉग इन किया, उसके बाद से उसने क्या क्या टास्क परफॉर्म किए, वो सारा हमारे सिस्टम लॉग फाइल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो varlog जो है वो सिस्टम लॉग फाइल की जो भी सिस्टम की लॉग फाइल्स है उनको स्टोर करके रखता है। इसी तरह से var मेल है। var मेल क्या करता है कि जो भी इनकमिंग मेल्स होते हैं, वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अदर देन रूट, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यूजर्स अदर देन रूट कैन एक्सेस देयर ओन मेल ओनली। अब बाकी के जो यूजर्स है ना, वो तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने मेल्स चेक कर सकते हैं, लेकिन जो रूट यूजर है या जो सुपर यूजर है, वो सभी मेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वेर मेल जो होगा वो क्या होगा, ऐसी प्लेस है या ऐसी डायरेक्टरी है जहाँ पे इनकमिंग मेल्स जो है वो हमारी स्टोर रहेंगे। इसके अलावा वेर स्पूल है। वेर स्पूल जो है वो स्पूल डायरेक्टरी है, मतलब कि कोई भी अगर जॉब हमने प्रिंटिंग के लिए दी या मेल के लिए दी, तो उसके लिए क्या होता है, अगर बहुत सारे एक साथ टास्क आते हैं तो एक क्यू फॉर्म हो जाती है उन टास्क की। तो वेर स्पूल भी क्या करता है कि जो भी प्रिंटिंग जॉब्स हैं, कि कौन कौन से जॉब्स जो है वो हमने प्रिंट के लिए दी है, या कौन कौन से मेल्स हैं वो क्यू के अंदर हैं, और जो बाकी के क्यू टास्क भी होते हैं जो क्यू के अंदर है, मतलब अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा है कि वो एग्जीक्यूशन के लिए जाए, तो जितने भी टास्क क्यू हो रखे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। इसके अलावा है वेर टेम्प। तो वेर टेम्प जो है वो एक टेम्पररी फाइल्स की जगह है जो सिस्टम रीबूट के लिए जो टेम्प्रेरी फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं उनको प्रिजर्व करके रखती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम हमारे सिस्टम को शट डाउन ना करके उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो हमारा सिस्टम है वो पहले शट डाउन हुआ और उसके बाद ऑटोमेटिकली वापस से स्टार्ट भी हो गया, तो वो होता है रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट का सेम मीनिंग है जो रीबूट का है, कि वापस से हम उसको रीबूट कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं और वापस से बूटिंग स्टार्ट हो गई उसके स्टार्ट होने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है शट डाउन से वापस से रीस्टार्ट के बीच का, तो इसमें जो भी हमें टेम्परेरी फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी प्रिजर्व की जाती है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के द्वारा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया कि फाइल जो सिस्टम है हमारा वो किस तरह से ऑर्गेनाइज रहता है,
जो भी हमारी फाइल सिस्टम के अंदर डायरेक्टरीज़ होती हैं इम्पॉर्टेंट, वो कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ हैं और वो बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप की फ़ाइल्स हम स्टोर रहती हैं हमारी फाइल सिस्टम के अंदर। थैंक यू।